जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि एनसीईआरटी की अभी ये सीरीज जो है वो चल रही है। स्पेशली हमने टारगेट किया है यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को। और प्रीलिम्स मेंस मतलब सभी को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर यूपीएससी 2025 को। और प्रीलिम्स के लिए मात्र 201 दिन ही बचे हैं। सो अब थोड़ी सी फास्ट प्रिपरेशन हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो है वो और भी ज्यादा वीडियोज जो है वो अब आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ मेंस आंसर की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि वैसे तो दिवाली के जस्ट बाद, मतलब मंडे का मैंने आपको बोला था कि मंडे से हम लोग जो है वो शुरू कर देंगे। 2 दिन थोड़े से क्या मेरे पेंडिंग कुछ काम थे, वो निपटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट, बट उसका मैं कंपनसेशन जो है वो कर दूंगा। आप लेक्चर्स में जो है वो देख लेंगे। अब आगे की चर्चा करें तो होपफुली आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो है फॉलो कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पर। और भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि अब हम शुरू करें हमारी क्लास को, तो काफी सारे लोग ये सोशियोलॉजी की बुक पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी में, और उनका होता है काफी ज्यादा नुकसान। सो ये 11th क्लास की सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की बुक है, जिसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने अपलोड जो है वो कर दी है टेलीग्राम के चैनल पे, जहां से आप जाकर डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। और हम शुरू करेंगे तो इसके पहले सबसे पहले चैप्टर्स देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स जो है वो इस बुक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सोशल स्ट्रक्चर का, कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सोशल प्रोसेस क्या है सोसाइटी के अंदर, ये समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस में लिखने के लिए स्पेशली। फिर किस प्रकार से गांव क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सोसाइटी के अंदर चेंजेस या सोशल ऑर्डर में चेंजेस नजर आते हैं। फिर एनवायरमेंट और सोसाइटी, इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात की जाएगी। फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात की जाएगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पेपर 2 के अंदर, मेंस में। इवन पेपर 4 में भी आप यूज कर सकते हैं इन सब फिलोसोफर्स वगैरह के नाम वगैरह और उनकी फाइंडिंग्स वगैरह। तो चलो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा कि मैं वही चीज आपकी नोट डाउन करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो उसको हम स्किप भी कर देंगे। अब जैसे कि 11th, पहले हम लोग ने छोटी क्लासेस की बुक्स को कवर किया, तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी टॉपिक्स फिनिश हो गए थे। बट अब हायर क्लासेस आ गई हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा टॉपिक फिनिश होने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि अब पहले किताब जो थी उसमें एक सिंगल सिंगल लाइन जो है वो थी। अब यहाँ पर देखिए आप, एक ही पेज के अंदर डबल डबल लाइन है और उसमें पिक्चर्स अब आपको बहुत कम मिलेंगी। राइट, और ये 11th क्लास की जो 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब है। बट आप सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब कवर कर रहे हैं, तो मैं आपको उस अकॉर्डिंग जो है वो कवर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। सो सबसे पहले तो रिलेशनशिप हम लोग को पर्सनल प्रॉब्लम्स और सोशल इश्यूज का देखने को मिलता है। जैसे होता नहीं है कि कई बार भाई सोसाइटी की प्रॉब्लम अलग है, आपकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम अलग है, उसमें कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं, है कि नहीं? भाई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल के तौर पर भाई, आपको जो है वो, जैसे अभी हम लोग बात करें वेकेशंस की, छुट्टियों पे लोग अपने घर जाते हैं ट्रेन से। और आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रेन के अंदर बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है ना? अब सपोज करो कि आप अपनी ट्रेन में बैठे हो, आपको सीट रिजर्वेशन आपको मिल चुका है, सीट आपको मिल गई है। अचानक से आपकी सीट पे एक व्यक्ति आकर बैठ जाता है। और जब ये व्यक्ति आकर बैठा, तो इसके पास सीट थी, बट इसकी सीट जो थी वो वेटिंग लिस्ट वाली थी। इसकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए थे, मेडिकल इश्यूज, इसलिए इसको जाना है वहां पर। राइट, तो सोसाइटी की प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई? सोसाइटी की प्रॉब्लम ये हुई कि सोसाइटी के अंदर लोगों को सीट्स नहीं मिल रही हैं और जाना सभी को है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है? आपकी पर्सनल प्रॉब्लम ये है भाई, आपका रिजर्वेशन हो चुका है, आप क्यों किसी और को जो है वो सीट शेयर करोगे किसी और के साथ? आप तो आराम से सो के जाओगे ना। उसकी प्रॉब्लम ये है सोसाइटी को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर कि भाई नहीं, गलत है ये तो, हमने तो पैसे भरे फिर भी हमें सीट नहीं मिल रही है, क्या करें हम? कम ऑन, ये सुनो। तो दीज आर सब प्रॉब्लम्स। तो हमें देखने को मिलता है कि कई बार इंडिविजुअल ग्रुप्स में रहते हैं, क्लासेस में रहते हैं, जेंडर, कास्ट, ट्राइब्स, इस प्रकार से डिवाइडेड है।
अब indeed each of you is a member of not just one kind of collectivity but many overlapping ones. Yes, जैसे कि एक व्यक्ति मेल है, वो किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो किसी ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं या किसी यूनियन से बिलोंग करते हैं, राइट? तो वो मतलब एक इंडिविजुअल भी अलग अलग ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। आप अपने पीयर ग्रुप के मेंबर हो, अपनी फैमिली के मेंबर हो, एंड किन, राइट? किन मतलब वंशज। और फिर क्लास है आपकी रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। हर एक इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग लेवल, अलग अलग टाइप जो होता है उसका सोशल रिसोर्सेज का एक्सेस उनके पास होता है। एग्जाम्पल जैसे कि कभी आप वोट देने जाओ, अब हम जनरली क्या देखते हैं कि राइट टू इक्वलिटी के तहत हर एक व्यक्ति के पास जो है वो अधिकार है इक्वल तरीके से वोट देने का, है ना? सभी के, और सभी के वोट जो है वो इक्वल है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया और ये हम जानते भी हैं। कम ऑन से यस और नो? यस। बट यहां पर एक ट्विस्ट है बॉस। ट्विस्ट ये है, जब आप वो जो इलेक्टोरल बूथ में जाते हो वोट डालने, वहां पर आप देखोगे अलग अलग गेट्स होते हैं, अलग अलग लाइन होती है। पता है आपको? जो व्यक्ति एमआईजी में रहते हैं या एचआईजी में रहते हैं उनके लिए एक अलग दरवाजा होता है। जो ईडब्ल्यूएस में रहते हैं, जो एलआईजी में रहते हैं, उनके लिए अलग दरवाजा है। कभी नोटिस किया है ये? मैंने ये चीज नोटिस करी थी, क्योंकि जब हम लोग ने एंटर किया था तब एक तरफ बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और दूसरी तरफ हमें कहा गया था कि आपकी वहां से डोर है, और वहां पे बहुत लाइन थी ही नहीं मतलब। सो जब मैंने अपने फादर से पूछा था बहुत पहले, यार ये डिफरेंस क्यों है, उन्होंने बोला एमआईजी एचआईजी मतलब हाउसिंग लोकेशन के हिसाब से डिफरेंस है। इट इज नॉट अबाउट हाउसिंग लोकेशन। ये रिच और पुअर क्लास का डिवीजन कर दिया है, सो दैट इज रॉन्ग। तो ये कैसे हुआ राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये होता है ना भाई कि सभी लोग एक समान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यस, बट नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ये 5 चीजें हैं तो राइट टू इक्वलिटी होगी। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये राइट टू इक्वलिटी है, क्योंकि इनकम के आधार पर डिस्पैरिटी हो सकती है। तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर कि इनके लिए ऐसा क्यों सिस्टम, हमारे लिए ऐसा क्यों सिस्टम, क्योंकि यहां पर राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यही तो स्टार्टिंग से आपको समझना है कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये राइट टू इक्वलिटी कैसे हुई, अब आप बोल रहे हो उल्लंघन नहीं हो। यही तो समझा रहा हूं आपको। जहां पे बात है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वलिटी की, तो किस आधार पर है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यही पढ़ा है ना आपने? क्या इनकम के आधार पर गारंटी दी गई है? नहीं। इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो है वो 100% नहीं है। समझ रहे हो आप? इसलिए दिस डिवीजन कैन बी पॉसिबल। तो यहां पर ये जो चीज समझाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे पैराग्राफ में, कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरीके से लोगों को रिसोर्सेस का लाभ अलग अलग तरीके से मिलता है। अलग अलग ग्रुप के लोगों को अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज मिलते हैं। अरे एज सिंपल एज दैट बॉस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लंबी लाइन लगती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो, पैसा देते हो, आपको वो प्रायोरिटी मिल जाती है, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। या ज्यादा हुआ, ज्यादा ही पैसा है तो फोन लगाया, डॉक्टर घर पे आ जाता है। अच्छा, उससे ज्यादा बड़ी पावर है तो सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लो, यूपीएससी को, एक छींक भी मारोगे ना तो भी डॉक्टर भागते हुए घर पे आएगा। उसके लिए फिर पैसे की जरूरत नहीं है, पावर इज इंपॉर्टेंट, और उसी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। चलो, यहां तक बातें आपके समझ में आई अच्छे से? क्लियर? अब देखो, चॉइस जो होती है वो एक इंडिविजुअल की, पहले तो मैं इसको बंद करूं, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ आ नहीं रहा है। चॉइस जो है एक इंडिविजुअल की हैज एन लाइफ इन टर्म्स ऑफ स्कूल शी और ही गोज ऑब्वियसली, और इफ शी और ही गोज टू स्कूल एट ऑल would depend on social stratum that she or he belongs to, obviously. Likewise, with the clothes he or she gets to wear, the food he or she consumes, the
leisure opportunity she or he avails, the health access she or he avails, that is his or her lifestyle in general. आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हर एक का ग्रुप जो होता है ना, वो उसके सोसाइटी से एसोसिएटेड होता है और उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका लेजर, उसका रहन सहन, उसकी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड होता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने खुद नोटिस किया होगा, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, जैसे जब मेरे पास कम पैसे हुआ करते थे स्टार्टिंग में, इनिशियली मतलब उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था, तो आई यूज टू सिट इन अ टपरी काइंड ऑफ, कि ठीक है यार कहीं चैट वैट करना है दोस्तों के साथ तो टपरी चले गए, या डैम वैम में रोम अराउंड कर लिया। हालांकि आज भी मैं जाता हूँ डैम में रोम अराउंड करने, बट उस समय रेगुलर था, राइट? फिर व्हेन यू अर्न, जब आपकी इनकम होती है, तो आपका क्या होता है, उठना बैठना रहन सहन पहनना ओढ़ना सब चेंज होता है। दैट इज ट्रू। आपकी कम्युनिटी चेंज हो जाती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जब थोड़ा सा मैंने अच्छा किया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि 12th के बाद से घर से पैसा नहीं लेना है। फिर जब मैंने थोड़ा सा अच्छा किया, देन आई यूज्ड टू सिट इन अ नॉर्मल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट या कैफेज। फिर उसका थोड़ा और अच्छा कर लिया तो 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, हेरिटेज, इन सब जगहों पर रेगुलर विजिट करना शुरू कर दिया। और जब आप यहां पर विजिट करते हैं तो ये सी कि हाउ पीपल कम्स, कैसे आते हैं वो, क्या क्या पहनते हैं, क्या करते हैं। तो सोसाइटी अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, अलग अलग ग्रुप में। दैट इज व्हाट इस पूरे चैप्टर में हम लोग को समझने को मिल रहा है। लाइकवाइज आप जब एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, आई गारंटी कि आज की डेट में जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका ग्रुप है ना, उसमें से एक दो चुनिंदा लोग ही बस बचेंगे जो आपके मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब खत्म हो जाएगा। जो आज की डेट में आप रेगुलर बेसिस पर या इरेगुलर बेसिस पर भी कभी कभी किसी से मिलते हो ना, वो मिलना जुलना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना आपके पास होगा उतना टाइम। दूसरा, आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज रहेगी, और फिर आप कॉमन मैन के साथ थोड़ी सी दूरी बना लोगे। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को चेंज होते हैं, मैंने खुद अपने फ्रेंड्स को देखा है, अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि आफ्टर ट्रेनिंग वो किस प्रकार से उनके अंदर चेंजेस आता है। उनके बोलने का तरीका चेंज होगा, आपके बोलने का तरीका चेंज होगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। यू विल बिकम अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट पर्सन। एंड ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन इटसेल्फ आप एक अलग पर्सनालिटी के तौर पर जो है वो भर कर आओगे, देख लेना। क्योंकि प्रिपरेशन ही आपको चेंज करती है। और बहुत अच्छी बात है भाई, आप एग्जामिनेशन में सिर्फ आंसर लिखकर या पढ़कर क्रैक नहीं होता है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन। अगर ऐसा होता तो हर एक आईआईटी नहीं आईएएस होता। मेनली क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वो क्वालिटी कि वो ऑफिसर लाइक थॉट प्रोसेस आपके अंदर है कि नहीं है। सो दिस इज द थिंग। सो एज इन द केस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कंस्ट्रेन्स इंडिविजुअल एक्शन। अब देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि एक प्रकार का डिवीजन सोसाइटी के अंदर। अभी तक तो ये आपको समझ में आ चुका होगा इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग। अब मेन प्रॉब्लम जो हम लोग को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखने को मिलती है, हैज बीन टू अंडरस्टैंड दैट डायलेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। डायलेक्चुअल क्या होता है? बोली। मेन गेम होता है कम्युनिकेशन का। एक सोसाइटी तभी बनेगी जब आपस में कम्युनिकेट करेगी। सो सी राइट मिल्स ने एलैबोरेट किया था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को, that seeks to unfold the interplay between an individual's biography and society's history। तो ऑब्वियसली बात है, एक इंडिविजुअल की लाइफ कैसी है और उस सोसाइटी की हिस्ट्री कैसी है, वो मैच होना चाहिए, तभी वो फिट बैठेगा उस सोसाइटी में। जैसे आपने अपने कॉलेज में देखा होगा या स्कूल में देखा होगा, ग्रुप्स क्यों बनते हैं? जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब थोड़े से परेशान करने वाले बच्चे होते हैं क्लास को, जैसे मेरी तरह। कुछ ग्रुप मिलेंगे जिसमें पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बिल्कुल। कुछ ग्रुप मिलेंगे जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, खेलने वाले होते हैं। तो ये क्या है, ये कॉमन माइंडसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा सभी का? तो जब सभी का कॉमन माइंडसेट बनेगा तो उस हिसाब से सोसाइटी जो है वो डिवाइड होगी।
अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये सोसाइटी डिवाइड कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे सिविल सर्विसेज के अंदर? आप सोसाइटी को सर्व करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल का माइंडसेट कैसा होगा। यही तो समझ रहे हो आप? सामने वाले का दिमाग पढ़ोगे तभी जब उसके बारे में थोड़ी सी चीजें पता लगेगी। वो बोलते ना, आपकी संगति कैसी है वो डिफाइन करती है आपकी क्वालिटी। आपके आसपास रहने वाले 5 लोग जो है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देंगे। ये कई बार आपने सुना होगा। वो यही है। सॉरी यार, मेरा थोड़ा गला खराब है और पता नहीं कोल्ड हो गया है, सो थोड़ी सी आवाज चेंज वगैरह आएगी, बट प्लीज उसको आप अवॉइड करना। मेन फोकस करो पढ़ाई के ऊपर। It is towards the understanding of dialectical relationship between the society and individual that we need to discuss the three central concept of structure, stratification and social process। तो ये 3 सेंट्रल कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल प्रोसेस। किसकी? सोसाइटी है। कुछ आने वाले चैप्टर्स में वी देन मूव ऑन टू हाउ सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी आर डिफरेंट। वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं कि कैसे गांव में रहने वाले लोगों की सोसाइटी अलग होती है, अर्बन एरियाज की अलग होती है। फिर एक रिलेशनशिप देखेंगे एनवायरमेंट और सोसाइटी के बीच में। फिर लास्ट 2 चैप्टर के अंदर वेस्टर्न सोशल थिंकर्स और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे और उन्होंने क्या चीजों के बारे में समझाया है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ने पहले पेज में पूरा बस यही डिस्कस किया कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है इस पूरी बुक के अंदर। प्लस हमने ये भी चीज कवर कर ली है कि सोसाइटी जो है वो किस तरीके से जो है वो डिवाइडेड रहती है और उसके पीछे का मेन कारण जो है वो क्या है। राइट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मेन क्वेश्चन जो है वो ये डिस्कस करना है, what extent the individual constrained by and to what extent he or she is free of the social structure। कि कैसे एक इंडिविजुअल एक सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, बनाता है या उससे हटता है या उससे दूर रहता है। टू व्हाट एक्सटेंट डज वंस पोजीशन इन सोसाइटी और लोकेशन इन द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम गवर्न इंडिविजुअल चॉइस। तो मतलब सोसाइटी में एक व्यक्ति की जो पोजीशन होती है वो किस प्रकार से उसको सोसाइटी से अलग करती है। जैसे एग्जांपल यू हैव सीन, जैसे बॉलीवुड में अपन बोलते हैं ना नेपोटिज्म। यस, कि एक व्यक्ति जो है अगर उसके पिताजी पावरफुल है तो ऑटोमेटिकली उसको बेनिफिट मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड यस, इन द सोसाइटी इट हैपेंस। तो ये है एक स्ट्रेटिफिकेशन, एक डिवीजन बेस्ड ऑन कि उस व्यक्ति की पोजीशन क्या है। यस, सोसाइटी में डू सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्फ्लुएंस द मैनर पीपल एक्ट। यस, कम ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस। आपके हैसियत या औकात से ही लोग आपको देखते हैं और फिर वो वैसे रिएक्ट करते हैं। आप ढंग के कपड़े पहन के नहीं जाओगे ना, ऐसी नॉर्मल से कपड़े जो है वो पहन के अगर किसी पार्टी में आप चले गए, पीपल विल नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू। बट वही अरमानी, गुची और फिर हाथ में राइडो, है ना, तो ये पहन के जब जाओगे ना तब लोगों की नजर आप पे पड़ेगी। वॉलेट भी है तो गुशी का है, तब लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे। जब बीएमडब्ल्यू से उतरोगे तब अलग तरीके से देखेंगे। जब सायरन बजाते हुए आओगे पार्टी के अंदर, लोग बोलेंगे कौन अधिकारी आ गया। बाहर निकल के लोग आएंगे, देखेंगे आप कार से निकल रहे हो, जिस कार में प्लेट में जो है वो आईएएस लिखा हुआ है या डीएम लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखा हुआ है, डीएसपी लिखा हुआ है, एसपी लिखा हुआ है, तब लोगों का नजरिया चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, कि लोग आपको बोलते ना कि ये कलयुग है। लोग आपकी पर्सनालिटी से आपको जो है वो नहीं जज करेंगे। सोसाइटी आपकी हैसियत, आपकी गाड़ी, आपकी पावर से आपको जज करेंगे। इसलिए तो बोलते पर्सनालिटी, मैंने शब्द इसलिए यूज किया, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है शांत रहना, कोई व्यक्ति एग्रेसिव होता है, कोई बदतमीज होता है।
When you have power and you are badtameez na, then two people tolerate you. That is true. Do they shape the way individual cooperate, compete and conflict with each other? Yes. सोसाइटी के अंदर होता ही है. मिडिल क्लास हमेशा कोशिश करता है कि वो हायर क्लास में कूदे. हायर क्लास का कंपटीशन आपस में अपने बीच में ही रहता है, अपने में ही वो compete करते रहते हैं. लोअर क्लास क्लास है वो आपस में, या लोअर मिडिल क्लास आपस में कॉपरेट करती है. अब देखना, मैं आपको क्लियरली एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ से जुड़ा बताता हूं. जब मैं एलआईजी में था, एलआईजी वाले सेक्शन में, तो मेरा जो घर था उसके सामने ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन था. बहुत फन सोसाइटी थी बॉस, बहुत फन. इतना मजा आता था. हल्की सी घर में किसी की कोई आवाज आ जाए, कोई प्रॉब्लम है, तो सब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था. एंड व्हेन आई हैव शिफ्टेड टू एमआईजी, सुनसान पड़ा है गली. इवन आप बड़ी सोसाइटी में किसी में भी चले जाइए, बाजू वाले के घर में कत्ल भी हो गया होगा, आवाज भी आ गई होगी, तो भी कोई बाहर निकल के नहीं आता. जैसे कि आप लोग जैसे मुझे जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी पहले से थोड़ा बदमाश टाइप का रहा हूं. एक बार ऐसी केस हुआ था, रात में घर वाले बाहर गए तो हम लोग पार्टी पार्टी कर रहे थे. बहुत पुरानी बात है ये. जब मैं मेरे ख्याल से कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, तब उस समय मेरे घर में पार्टी चल रही थी. सब फ्रेंड्स लोग को बुलाया हुआ था, और उस समय धारा 144 लगी हुई थी. तो हमने कुछ ऐसा कांड कर दिया था कि पुलिस आ गई थी घर पे. तो हालांकि आई हैव टैकल्ड एवरीथिंग, क्योंकि बचपन से ही थोड़ा सा मैं रहा हूँ दिमाग इस तरीके का कि पुलिस वगैरह से डील होती रहती थी. तो आई हैव टैकल्ड दैट. बट व्हाट आई हैव सीन, इस साइड वाली आंटी ऊपर से देख रही थी. बट वो उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे पुलिस आई, अंदर गेट लॉक, अंदर से झाग रही थी. रात में 2-3 बजे की बात है. और वही अगर मैंने उस समय भी रियलाइज किया कि वही अगर अपने पुराने घर में होता, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता, तो अगर आंटी भी देख रही होती ना, तो आंटी आवाज लगा के बोलती कि बेटा कुछ हुआ क्या, या फिर अंकल को उठा देती या घर में किसी को उठा देती. क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ, पहले भी हुआ है. पहली सोसाइटी के अंदर लोग, छोटी सोसाइटी के अंदर पीपल यूज टू कॉपरेट. देखो क्या, 3 शब्द देख रहे हो आप. लोअर सोसाइटी में पीपल कॉपरेट करते हैं कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, मदद कर देंगे. वो पिक्चर नहीं देखी, हिंदी मीडियम थी, इंग्लिश मीडियम थी, ऐसी कुछ थी. 2 पिक्चर बनी है. मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए इरफान खान जो है वहां पे चला जाता है, वो झुग्गी बस्ती में रहने रहने चला जाता है, याद है पिक्चर में. तो व्हाट यू हैव सीन देयर कि लोगों ने कॉपरेट किया. पानी नहीं है किसी घर पे, लो भाई बाल्टी लो, कॉपरेट. पीपल यूज टू हेल्प ईच अदर इन लोअर सोसाइटी. compete, मिडिल सोसाइटी, दिखावा. अच्छा, उन्होंने वरना ले लिया है, रुको हम भी लेंगे गाड़ी, हम भी चेंज करेंगे गाड़ी. पीपल यूज टू compete. एंड हायर सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे को हटा देना, बर्बाद कर देना. ये हायर सोसाइटी के का गेम होता है. हायर सोसाइटी बैठ के ना compete करने में भरोसा रखती है, क्योंकि वो बोलती है कि हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे साथ, ना कॉपरेट, हेल्प नहीं करती. देखना, आप अमीर आदमी हेल्प नहीं करेगा आपको, गरीब आदमी एक बार जरूर हेल्प कर देगा. दैट इज द ट्रू फेस ऑफ सोसाइटी जो आप यहां पर पढ़ रहे हो. समझ में आ रही है आपको? चैप्टर वगैरह समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूं मैं आपको? थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, अगर आप बोलोगे सर इतना स्लो क्यों, आप पुराने लेक्चर्स देख लो बॉस. पुराने लेक्चर बहुत जल्दी हुए हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं थी, यहां पर ज्यादा है, क्योंकि मेन चीज यहां पर आप लिखोगे. इस चैप्टर के अंदर ब्रीफली जो है वो टर्म सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे. वैसे थोड़ा बहुत आपको पता लग ही गया है कि सोसाइटी के अंदर डिवीजन हम लोग को देखने को मिलता है. 3 सोशल प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको एक बेस दे ही दिया है. हर एक प्रोसेस के अंदर हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो एक सोशल प्रोसेस बनाने में किस प्रकार से हेल्प करता है.
कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप जो है वो कॉपरेट करते हैं, कंपीट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी पोजीशन सोसाइटी में क्या है। देखते होगे आप, लोग चेंज हो जाते हैं, पता है। आप देखें ना, किसी के पास नया नया पैसा आता है ना, तो उसका एटीट्यूड अलग लेवल का हो जाता है, उसकी बातचीत अलग लेवल की हो जाती है। दैट इज ट्रू यार, दैट इज ट्रू। द सोसाइटी, और उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये नेचर है सोसाइटी का। होता है ना कई बार सोसाइटी में लोग जलने लगते हैं, अच्छा बेटा, अब पैसा आया तो हमारी तरफ देख नहीं रहे हो, जब पैसा नहीं था तो हमारे साथ खड़े रहते थे। दिस इज द नेचर ऑफ सोसाइटी। स्माइल एंड रियलाइज, मुस्कुराओ, रियलाइज करो कि हाँ, समाज ऐसा ही है। तभी तो आप 11th क्लास की किताब में समाज समझाया गया, बट लोगों को नहीं पता, इसलिए धोखा खाते हैं। बट आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको तो बिल्कुल घर में किसी ने बोल दिया कि तुम बनोगे आईएएस, तुम्हारे बस की नहीं, तो बुरा मान के बैठ गए। नहीं, बुरा क्यों मानना है, मुस्कुराओ, देखो कि अच्छा हाँ, यही तो है सोसाइटी, यही तो है समाज, जो आज की डेट में नीचा दिखाता है। और जिस दिन मैं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, उस दिन यही समाज बोलेगा, अरे हमें तो पहले से पता था कि तुम बनोगे। यस, तो दिस इज व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न। अब आ जाओ टर्म की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज इन अ पर्टिकुलर वे। जो हमारी सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, अरेंज्ड है एक तरीके से, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर। अरे जैसे हम बोलते हैं ना, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर लोअर क्लास, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। सोशल environments in which we exist do not just consist of random assortment or of events or action. They are underlying regularities or pattern in how people behave and in the relationship they have with one another. तो यही बता रहा है हम लोग को कि एक स्ट्रक्चर की, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लोग आपस में किस तरीके से बिहेव करते हैं। It is to these regularities that the concept of social structure refers. Up to a point, it is helpful to think of the structural characteristics of societies as resembling the structure of a building. A building has walls, floor, and a roof, which together give it a particular shape or form. But the metaphor can be a very misleading one if applied too strictly. Social structures are made up of human actions and relationship. Exactly. ये पॉइंट चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन एक्शंस और उनके बीच में रिलेशनशिप के कारण बनते हैं। What gives these their pattern is their reputation across period of time and distance of space. Thus, the ideas of social reproduction and social structure are very closely related to one another in sociological analysis. For example, consider a school and a family structure. In a school, certain way of behaving are repeated over the years and become institution. For instance, admission procedure, code of conduct, annual function, daily assemblies, and in some cases, even school anthems. आपने देखा होगा ना, स्कूल के अंदर एक पैटर्न बनता है। आप जब स्कूल में जाते हो, पहले प्रेयर करते हो, राइट, फिर आप बढ़िया से लाइन में लगकर जो है वो अपनी क्लास की तरफ जाते हो, फिर अपनी क्लास में जाते हो तो आपकी अटेंडेंस होती है, एक डिसिप्लिन में पूरी चीज चलती है। यस, जब ये डिसिप्लिन में पूरी चीज चल रही है तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये एक सोसाइटी का शेप ले लेती है। फैमिली की बात करें, फैमिली के अंदर शादी की प्रैक्टिस होती है, और भी अलग प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, ड्यूटीज होती है, जैसे पर्दा सिस्टम होता है, राइट, कि जेठ के सामने जो है वो बहुएं जो है वो पर्दा करेंगी, कुछ जगहों पर नहीं होता है। तो ऐसी चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। कब आपसे, यस और नो? यस। तो ये क्या बन रहा है, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। Even as old member of the family or school में pass away and a new member enter the institution goes on. तो ये प्रथा चलती आती है। अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो इसको मिडिल, हायर और लोअर में समझना। जो क्लास सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, मिडिल, हायर और लोअर, उसमें आप यही चीज तो देखते हो कि आपको लोअर क्लास वाली जो सिटीजन्स हैं उनमें एक पैटर्न दिखेगा, मिडिल क्लास के सिटीजन्स में एक पैटर्न दिखेगा, हायर क्लास के सिटीजन्स में एक अलग पैटर्न दिखेगा। आप देखकर ही समझ जाओगे कि इसका क्लास क्या है। सो ये जो डिस्कशन हमने किया, इससे हमने ह्यूमन सोसाइटी को एज अ बिल्डिंग के तौर पर देखा कि ह्यूमन सोसाइटी एक बिल्डिंग है, और जिसके अलग अलग फ्लोर्स में जो है वो अलग अलग क्लास के लोग रह रहे हैं, है ना, और हर एक ब्रिक्स जो है वो उनको बनाती है। ठीक है, अब देखो अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स रूरल और अर्बन एरियाज में,
अब इसको देखकर आप समझ जाओगे इस जगह को कि भाई ये गांव क्षेत्र की बात हो रही है। इसको देखकर थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि ये भी गांव क्षेत्र की बात है, क्योंकि भैंस वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आपको ये चीज पता है कि ये हायर क्लास यानी कि जमींदार की जमीन घर होगा। अब इस जगह को देखकर तो आप क्लियरली समझ चुके हो कि ये है सिटी। देख लो, आप खुद ही देख लो। आप ये आप इस प्लेस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये किसी ना किसी जमींदार की जो है वो जमीन है, बट ये गांव या सबर्बन एरिया में है। बट इसको देखकर आप क्लियर हो गए कि भाई ये सिटी है। तो ये क्या आपने देखते सही थी, आपने बस देखा, नजरिया लिया और परख लिया कि ये कौन है, इसका क्लास क्या है। इसलिए तो ऑफिसर लोगों को पहले देखकर समझता है कि वो व्यक्ति जो है वो, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। तभी तो सोसाइटी पढ़ रहे हो आप लोग। क्या चीज है इसमें और? हाँ, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जो है वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, क्योंकि हमें अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है। कई बार कॉपरेशन होता है अलग अलग लेवल पर, हर दिन की लाइफ में अपने आप को चेंज करने के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब चेंज करना। नो लेस ट्रू इज द फैक्ट दैट दे ऑल्सो compete विद ईच अदर। यस, कॉम्पिटिशन भी होता है। हर एक व्यक्ति देखो पहले तो कॉपरेट करता है कि चलो यार मिलके पढ़ाई कर लेते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करना है। एक रूम के अंदर चार लोग, चार दोस्त है, हमने बोला चलो पढ़ते हैं। क्या हुआ? कॉपरेट हुआ। अच्छा ये समझ में नहीं आ रही, चल रुक मैं समझा देता हूं। फिर टेस्ट किया, टेस्ट दिया तो उन्होंने आपस में compete किया। ऑफन विसिसली एंड रूथलेसली, कई बार रूथलेसली कंपटीशन होता है कि बेटा जीत के तो मैं ही दिखाऊंगा, कर ले जो करना है, आईएएस की रैंक तो मेरी बनेगी। द फैक्ट रिमेन्स दैट along with the cooperative behavior we also witness serious conflict। कई बार लड़ाइयां भी हो जाती है। होती है कि नहीं होती सोसाइटी के अंदर? देखो, पीपल यूज टू फाइट विद ईच अदर। कंपटीशन के कारण घृणा होने लगती है, ईगो बढ़ जाता है, और वो ईगो हर चीज में सामने आता है। और कोऑपरेशन के कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया जाता है। मेजर थीम जो है जो लेकर आए थे एमाइल ड्यूरकिम और भी काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट लेकर आए हैं, वो ये है कि सोसाइटीज exert social constraint over the action of their members। मतलब अपने मेंबर्स के आधार पर ही पूरी सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। ड्यूक्रेम ने आर्ग्यू किया कि सोसाइटी हैज प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल पर्सन। तो सोसाइटी बोलती है कि भाई आप एक इंडिविजुअल की चॉइस नहीं होगी, इस पूरे ग्रुप की चॉइस होगी, कि पूरा ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में क्या चाह रहा है उसकी चीजें मानी जाएगी। सोसाइटी इज फार मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स। इट हैज अ फर्मलेस और सॉलिडिटी कंपेरेबल टू स्ट्रक्चर्स इन द मटेरियल एनवायरमेंट। तो मेनली हमें एक चीज समझ में आ गई कि सोसाइटी का मतलब एक इंडिविजुअल की चॉइस से नहीं है, सोसाइटी का मतलब है पूरे ग्रुप की यूनाइटेड चॉइस से। जैसे कि आप एक व्यक्ति के बारे में सोचिए, स्टैंडिंग इन अ रूम विद सेवरल डोर्स। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है एक रूम के अंदर जहां पर काफी सारे दरवाजे हैं। रूम का स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्ट्रेंट द रेंज ऑफ हिज और हर पॉसिबल एक्टिविटीज। अब रूम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो चूज करेगा तो वो एक ही डोर की तरफ जो है वो मूव कर पाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि अलग अलग कोने में चार दरवाजे हैं। द प्लेसिंग ऑफ द वॉल्स एंड डोर फॉर एग्जाम्पल डिफाइंस द रूट ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। तो सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डुर्किम constrains our activities in a parallel way, setting limits to what we can do as an individual. It is external to us just as the wall of the room are। अब भाई आपको पता है कि आप जब एंटर करोगे तो आपको एक ही डोर को जो है वो चूज करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो एंट्री कर पाओगे, एग्जिट कर पाओगे, है ना? चार अलग अलग डोर है तो यू हैव टू चूज ओनली वन डोर। तो आप ये यही चीज बताई जा रही है, एग्जाम्पल इनने जो दिया है कि आप भाई एक सोसाइटी के अंदर जो रहते हो तो सोसाइटी में डिफाइंड है कि ये डोर जो है वो किस रास्ते जाएगा, किस रास्ते खुलेगा, और आप उससे हटकर दूसरे डोर को जो है वो चूज करोगे तो आप उस सोसाइटी का हिस्सा पर नहीं हो। दैट इज अ थिंग। तो सोसाइटी के अंदर आपको एक फॉलो करना पड़ेगा, एक कोड जो अपन पहले पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ना, कि हर एक चीज के एक नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो यही है।
दूसरे सोशल थिंकर जैसे कि कार्ल मार्क्स बाबा, इन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बट वुड एम्फसाइज कॉन्स्टेंट of social structure but would at same time stress human creativity और एजेंसी टू बोथ रिप्रोड्यूस एंड चेंज सोशल स्ट्रक्चर। देखो मार्क्स बाबा ने एक अलग थिंकिंग दी, जिसे बोलते हैं ना कि भीड़ जमाना जिस डायरेक्शन में जा रहा है तुम भी उस डायरेक्शन में जाओगे तो भेड़ चाल में पड़ोगे। तो मार्क्स ने यही बोला है, बिल्कुल मार्क्स ने बोला है कि भेड़ चाल में पढ़ने के कारण सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक इंडिविजुअल अपनी इनोवेटिव चीज, अपनी क्रिएटिविटी जो है वो हटा देता है या सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाता, वो उसी में उलझा रहता है, उसी कुएं का मेंढक बना रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो मार्क्स बाबा बोल रहे हैं बाहर निकलना है तो दरवाजा चेंज करना पड़ेगा, अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा और उस डोर की जगह दूसरे डोर को खोलना पड़ेगा, तभी तो आप इस सोशल स्ट्रक्चर से बाहर निकल के दूसरे स्ट्रक्चर पे जाओगे। मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन बीइंग इतिहास बनाता है बट नॉट एज दे विश टू और इन कंडीशन ऑफ देयर चॉइस बट विद इन द कॉन्स्टेंट्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल सिचुएशन दैट दे आर इन। जैसे आप इतिहास बनाओगे, हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों के घर में कोई भी एक ब्यूरोक्रेट ना हो, बट आप मन लगा के तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इतिहास बना दोगे। आप अपनी जो आज की डेट की जो स्ट्रक्चर है, आप लोअर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, आई डोंट नो, बट आप उस स्ट्रक्चर को छोड़कर एरिस्टोक्रेसी क्लास के स्ट्रक्चर पे चले जाओगे। एरिस्टोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर एक अलग होता है। हालांकि रिच क्लास को एरिस्टोक्रेसी क्लास बोलते हैं, बट उसी क्लास में ब्यूरोक्रेसी क्लास भी आती है जो उससे भी ऊपर होती है, बट कई केस में एरिस्टोक्रेसी ऊपर हो जाती है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो आपस में कंपीट करते हैं। मैंने आपको बोला ना कि टॉप क्लास आपस में कंपीट करेगी। कंपीट मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, सॉरी कंपीट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन द सोसाइटी, ये मेंशन कर सकते हो। वही डिवीजन कि भाई इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल, जैसे मैं भी आपको इलेक्शन के बारे में बता रहा था कि एमआईजी के लिए जो है वो एक अलग व्यवस्था, एचआईजी की अलग, एलआईजी की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग और बैकवर्ड की अलग। तो जब ये व्यवस्था होती है अलग अलग तरीके की, तो उसी को हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सभी सोसाइटी के अंदर हम लोग को किसी ना किसी प्रकार का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वाइड डिफरेंसेस हम लोग को वेल्थ और पावर में देखने को मिलता है, यस, देखिएगा आप। मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हम लोग को क्लास डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे कि रेस, कास्ट, रीजन, कम्युनिटी, ट्राइब, जेंडर। और फिर यही सब चीजें जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेस जो है वो बनाती है। मतलब आपको समझ में आएगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक प्रकार का डिवीजन, सोसाइटी के बीच में डिफरेंसेस। सोशल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हम लोग को कुछ सोशल बिहेवियर, एक पैटर्न देखने को मिलता है। हर एक स्ट्रक्चर का एक पैटर्न होता है। रिच सोसाइटी अलग तरीके से बिहेव करेगी, पुअर अलग, मिडिल क्लास अलग। सोशल स्ट्रक्चर, और हाँ मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप जो इन पूरी क्लास से बिलोंग नहीं करते हो, आप ब्यूरोक्रेसी क्लास के हो। आज से ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, यू बिलोंग्स टू द ब्यूरोक्रेसी क्लास। आप एक ब्यूरोक्रेट क्लास के हो, आप ना रिच, पुअर, मिडिल क्लास के नहीं हो। और आज से अपनी सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करना बंद कर दो। आई हैव सीन पीपल बिहेविंग लाइक नॉनसेंस, बिहेवियर ही नॉनसेंस होता है उनका। छोटी छोटी बात में चटकना, कंप्लेन करना, लोगों से भीख मांगना कई बार। वाई है? यू हैव योर ओन रिसोर्सेज, यू हैव योर ओन ऑप्शन, गो फॉर इट। साला किसी से ना हेल्प मांगने की जरूरत है, हेल्प मांगो, ठीक है, जरूरत होती है तो मांगना चाहिए, मैं भी मांगता हूं, बट हर चीज में हेल्प मांगना इज नॉट गुड। एंड शांत रहना सीखो, बी काम, बी क्वाइट। मैंने देखा लोग पे फालतू की बात पे भी लगे होते हैं, ची 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 ची। कभी देखा ब्यूरोक्रेट को ऐसी हरकतें करते हुए? कभी नहीं देखोगे। ब्यूरोक्रेट्स आर सिंसियर, स्मार्ट पीपल, कॉन्फिडेंट पीपल।
अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजें करने वाले डिसिप्लिन पीपल, मेक योर सेल्फ लाइक दैट, बनाओ अपने आप को ऐसा, देन यू विल गोइंग टू ग्रो, देन यू विल गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर इज likewise characterized by a certain pattern of inequality. Yes, असमानता होती है तभी तो ये डिवीजन होता है ना। Inequality is not something which is randomly distributed between individual in society. It is systematically linked to the member in different kind of social groups. Member of a given group will have features in common, and if they are in a superior position, they will usually see to it that their privileged position is passed on to their children. Yes. एक अमीर बाप है तो वो उसके बेटे को ही प्रिविलेज मिलेगा और वो चाहता भी वही है। ऑब्वियस बात है, यू विल ऑल्सो, भाई आपके आपके बच्चे होंगे या आपकी आपकी फैमिली है उसमें जो बच्चे हैं, आप एक हायर पोजीशन पे हो, ब्यूरोक्रेट्स की पोजीशन पे हो, तो यू डोंट वांट कि आपके बच्चों के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। बट भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, भाई मेरे फादर ने जो प्रॉब्लम झेली है वो कभी नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम्स मैं झेलूं, और कभी उन्होंने मुझे झेलने भी नहीं दी। लाइकवाइज यू एंड योर फैमिली। तो कंसेप्ट जो है स्ट्रेटिफिकेशन का ये है कि आइडिया दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ अनइक्वल ग्रुप्स एंड यूजुअली इंप्लाइज दैट दिस स्ट्रक्चर टेंड टू परसिस्ट अक्रॉस जनरेशन। तो यही स्ट्रक्चर जो होता है ना, जिसमें डिवीजन होता है एक सोसाइटी का, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो नजर आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को जो है वो अलग करना डिफरेंट एडवांटेजेस विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। तो तीन बेसिक फॉर्म है एडवांटेज का जो प्रिविलेज ग्रुप एंजॉय करता है। बहुत ध्यान सुनना, हायर क्लास ग्रुप जो होता है उसको तीन चीजें सबसे ज्यादा वो एंजॉय करता है। एक तो लाइफ चांसेस, लाइफ चांसेस, all those material advantages which improves the quality of life of the recipient. This may include not only economic advantage of wealth and income but also benefits such as health, job security, recreation. समझना, एक प्रिविलेज व्यक्ति है। चलो अब मैं आपकी बात करता हूं। जब ब्यूरोक्रेट बनोगे ना तब उस समय लाइफ चांसेस, अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिस जगह पे भी जाओगे ना लोग सल्यूट मारेंगे। ये पैसा नहीं मिल रहा है, ये खुशी मिल रही है। आपकी फैमिली को कहीं पे पहुंचना है, आपने व्यवस्था करा दी, पहुंचा दिया। आपके फोन कॉल से पूरे काम हो रहा है, और आपके भी फोन कॉल नहीं, आपके जूनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी के फोन कॉल से। समझ रहे हो? तो ये क्या है, हेल्थ, अगर हेल्थ की बात करें तो भाई साहब आप जाओगे सुबह सुबह शूटिंग करने है, मॉर्निंग में वॉक करने हैं, जिम आपके लिए अवेलेबल होगा। कोई कार्टर मिल गया तो वहां पर हॉर्स राइडिंग भी मिल सकती है आपको, गेम्स। छुट्टी वाले दिन जो है वो आप बच्चों के साथ बेस्ट जगह पर जा सकते हो आपकी डिस्ट्रिक्ट के, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क होगा तो वहां पर अगर शेर है तो शेर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ आपके बच्चे खेलेंगे। प्रिविलेज। तो ये क्या है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो प्रिविलेज ग्रुप जो होता है वो सबसे पहली चीज तो इनकम के अलावा ये एंजॉय करता है कि उसको मजा आता है, वो टेंशन में नहीं है, टेंशन में नहीं है। उसके लिए पर्सनल ट्रेनर है, मेडिटेशन कराने के लिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सोशल स्टेटस, जहां पर भी जाओगे सोसाइटी में भाई लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे, और भाई साहब ऑफिसर है ये तो उसी के अंदर एक प्राइड आ जाता है। हाँ, हम तुमसे अलग है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। भाई ब्यूरोक्रेट हो आप तो अपने आप में ही, ये रिच पर्सन की बात कर रहा है ये किताब में, बट मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूं। अब कोई रिच व्यक्ति जो होता है उसके घर पर उठना बैठना होता है पॉलिटिशियंस का, उसको जो काम कराना वो करवा लेता है, पुलिस उसको बीच बीच में टोकती नहीं है, रोकती नहीं। अरे इवन मैं आपकी बात करूं यार, आज की डेट में आप निकल रहे हो रात में 2 बजे, बैरिकेड लगा के पुलिस आपसे रोकेगी, पूछताछ करेगी। बट अगले साल या 2 साल बाद आज जब निकलोगे अपनी गाड़ी से, पुलिस की दम होगी आपको रोकने की? नहीं, क्योंकि गाड़ी के आगे लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आईएएस। तो पूछताछ नहीं करेंगे, तभी पूछताछ करेंगे जब
सामने आईपीएस रैंक का बड़ा अधिकारी बैठा होगा, तभी रोकी जाएगी गाड़ी, वरना फिर सल्यूट मार के छोड़ा जाएगा कि अरे जान दीजिए, या फिर रोकेंगे, ब्रेक करेंगे, आप जैसी बाहर देखोगे या आपका ड्राइवर देखेगा कि यार मैडम बैठिए, साहब बैठा है, बस। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप टू डोमिनेट अदर। सो ये इस डिस्कशन में हमने 3 सोशल प्रोसेस जो है वो देखी, जो रिपीटेडली हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि कोई भी जेंडर का हो, किसी भी मतलब क्लास, मतलब हायर क्लास का होना चाहिए, तो उसके लिए ये चीज 3 चीजें रहती हैं हमेशा। अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, कि वो compete कर सके, कॉपरेट कर सके, कॉन्फ्लिक्ट कर सके। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बार बार रिपीट हो रहा है, compete, कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेट। ये 3 चीजें ही डिफाइन कर रही है सोशल स्ट्रक्चर को और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, या फिर आप बोल सकते हो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बने हैं इन 3 चीजों के एंगेजमेंट के साथ: कंपटीशन, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट। एंड एट द सेम टाइम ह्यूमंस डू एक्ट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। ऑब्वियस ही बात है कि हर एक व्यक्ति अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करता है। अब वो कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से सोशल प्रोसेस हम लोग को सोशियोलॉजी में समझना है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो, इससे पहले एक और मतलब बात जो है वो की गई थी कि कॉमन सेंस की नॉलेज का लिमिटेशन जो है वो देखा गया था सोसाइटी के अंदर। कॉमन सेंस जो होता है ना, कई बार कि कुछ लोगों को कॉमन सेंस होता है, कुछ को नहीं होता है, ये कॉमन सेंस के आधार पर भी सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। बट एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सोसाइटी का डिवीजन या स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल प्रोसेस जो बनती है, वो सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर नहीं होती है, काफी सारी चीज होती है। लोग कंपीट करते हैं, कॉपरेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, राइट? क्योंकि बिकॉज इट इज ह्यूमन नेचर टू डू सो। ये ह्यूमन का नेचर, मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमन नेचर ही है भाई ऐसा करना। तो कभी भी कोई आपको इस प्रकार से अगर देखे, ईगो करे, तो आप टेंशन मत लो, मुस्कुराओ, बोलो कि यार ये सोसाइटी ऐसी, समाज ही ऐसा है, हम क्या करें इसमें, राइट? सो अजम्पशन जो है वो ऐसे एक्सप्लेनेशन के पीछे ये है कि देयर इज समथिंग इंट्रिंसिक एंड यूनिवर्सल इन ह्यूमन नेचर दैट अकाउंट्स फॉर दीज प्रोसेसेस। तो ऑब्वियस सी बात, ये प्रोसेस जो है वो बनती है, उसके पीछे काफी सारी चीजें हैं, क्या क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सोशियोलॉजी जो है वो इज नॉट सेटिस्फाइड विद ईदर साइकोलॉजिकल या नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन। तो सिर्फ साइकोलॉजिकल या नेचुरल फिनोमेना के आधार पर आप सोशियोलॉजी को डिफाइन नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन दीज प्रोसेसेस of cooperation, competition, conflict in terms of actual social structure of the society। तो देखो, कुछ नहीं है, बार बार ये 3 चीजें रिपीट की गई हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस हम लोग को जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस प्रकार से ये काम करते हैं, तो उसके बारे में भी हमने बात करी, ठीक है? चाहे वो फैमिली हो, इकोनॉमी हो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल कंट्रोल जो हम लोग को देखने को मिलता है। फिर 2 पर्सपेक्टिव जो है वो देखे जाते हैं, ये समझने के लिए कि ये प्रोसेस जो है वो हल्की सी अलग है, और दोनों ही कार्ल मार्क्स ने और डर्किम ने इसी चीज के बारे में कहा है, प्रिज्यूम किया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, मनुष्य जो है, उनको कॉपरेट करना चाहिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और फिर वो सोसाइटी से जो है वो बाहर निकलें, अपने आप को प्रोड्यूस करें, रिप्रोड्यूस करें, और अपनी दुनिया को, यानी कि सोसाइटी से बाहर निकलने के लिए उनको मेहनत करनी। ये मार्क्स बाबा ने भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, ठीक है? अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसका मतलब ये है कि किस प्रकार से, मतलब हाउ दीज फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन चेंज फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर। तो कॉपरेशन कैसे, कॉपरेशन चेंज हुआ तभी तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कम ऑन, जब तक लोग कॉपरेट कर रहे हैं तब तक शांति है, और कॉपरेशन में चेंजेस आया तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अशांति हुई। यही चीज समझा रहा है, ठीक है? सिंपल, इन सिंपल सोसाइटी वेयर नो सरप्लस वाज प्रोड्यूस्ड, देयर वाज कॉपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स who were not divided on class or caste or race lines। देखना, जिस सोसाइटी में 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए बराबर खाना बना है, तो कॉपरेशन है। ऐसा खाना है कि 10 लोगों में आपस में बढ़ जाना चाहिए। बट जिस सोसाइटी के अंदर 10 लोगों की जगह 15 लोगों का खाना बन गया, राइट, तो क्या होगा? डोमिनेंट क्लास अपीयर होगी। हो सकता है कि उसमें से कुछ 2 लोग उभर कर आए और बोले कि एक्स्ट्रा रोटी हम खाएंगे। तो क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्यों भाई? फिर कंपीट हुआ कि मैं एक्स्ट्रा खाऊं, मैं एक्स्ट्रा खाऊं। ये, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसोर्सेस, कि आप कितने रिसोर्सेस को गेन कर लेते हो अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। जैसे आज की डेट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने की, मतलब आपके सामने भंडार है,
और उस भंडार को खाने के लिए मेहनत आपको करनी है। अभी आपको compete करना है, कॉर्पोरेट वाली चीज तो करनी ही करनी है, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में कॉर्पोरेट कर लो, बट compete करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाकर वो एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगी और फिर आप अपनी इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल के आओगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये बोलता है कि ग्रुप्स और इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग प्लेस्ड है, अनइक्वल है एक सिस्टम में। और आपने देखा होगा कि फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर जो है वो आपस में डे टू डे वर्क में अपने कॉपरेट जो है वो करते हैं, और एक सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिर भी उनके रिलेशनशिप को जो है वो डिफाइन कर देता है। अच्छा, ये फैक्ट्री ओनर फैक्ट्री वर्कर क्यों आपस में जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं? काम करने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स को कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि उसको पैसा चाहिए। ओनर को वर्कर के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रोडक्शन करवाना है। यस, तो ये चीज, बट कई कभार थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चीजें चेंज हो जाती हैं, फैक्ट्री शट डाउन हो जाती है कई बार। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इज दैट इन सोसाइटी डिवाइड्स बाय कास्ट और क्लास और पेट्रियार्की, सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो देखो आप, सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स हैं। डोमिनेंट ग्रुप्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, सस्टेन दिस अनइक्वल ऑर्डर बाय अ सीरीज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड ऑफन कोएर्जन और इवन वायलेंस। जो डोमिनेंट ग्रुप जो होता है ना, वो लेस डोमिनेंट ग्रुप यानी कि उसके नीचे जो होता है उसको दबाने की कोशिश करता है, कई बार हिंसा के थ्रू भी। एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, आपने देखा होगा अमीर व्यक्ति जो है वो गरीब व्यक्ति का शोषण करता है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये चीज ऐसी हो जाती है। ठीक है, लिखा है ना, डोमिनेंट सेक्शन जो सोसाइटी को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। It understand their function in terms of society as a whole, not in terms of dominant section who control society. तो डोमिनेंट व्यक्ति अगर सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है तो वो सोसाइटी को डिफाइन नहीं कर रहा है, सोसाइटी पूरी है, कंप्लीट है, इसमें कुछ डोमिनेंट व्यक्ति भी है जो सोसाइटी को गवर्न कर रहा है और दबाने की कोशिश करते हैं कई बार। ठीक है, मेन कंसर्न जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर सोसाइटी का ये है कि कुछ फंक्शनल इंपेरेटिव्स, फंक्शनल रेक्विजिट्स और प्रेक्विजिट्स, these refers to fulfillment of broadest condition which they are necessary for systems existence। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नए मेंबर का सोशलाइजेशन, नया मेंबर आए और ग्रुप के अंदर ऐड हो, आपस में लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल ही नहीं है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मेथड जो है कि किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लोगों को रोल्स दिया गया है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा सोसाइटी के अंदर, राइट? तो वो चीज है। जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस जो है वो बटे हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, सबका रोल जो है वो अलग अलग हम लोग को सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, देखो फिर आ गया, ये यूनिवर्सल फीचर है सभी सोसाइटी का। ये तो याद ही रखना है बस आपको इस पूरे चैप्टर में। बहुत ही कुछ ही चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, बट समझना पूरे चैप्टर को जरूरी है। छोड़ दिया बीच से, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देख ली तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर क्लियर नहीं होगी। इंटरेक्शन ह्यूमन बींग्स के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस जो है वो सिस्टम सस्टेनेंस का, यानी कि सिस्टम कंटिन्यू रहे, तो कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये देखा जाता है। अंडरस्टैंडिंग दैट इन मोस्ट केसेस दे टेंड टू गेट रिजॉल्व विदाउट टू मच डिस्ट्रेस। तो काफी सारे केसेस में ये कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व भी हो जाता है बिना कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स के। ठीक है, फिर सोशियोलॉजिकल स्टडीज ने ये भी बताया कि किस प्रकार से के पैटर्न्स हम लोग को सोशलाइजेशन के देखने को मिलते हैं जो इंश्योर करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर बरकरार रहे। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ पैटर्न ही तो रहेगा जो ये डिफाइन करेगा कि ये सोशल ऑर्डर कंटिन्यू रहना है। रिलेशनशिप, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट का ये कॉम्प्लेक्स भी है और इजिली सेपरेबल भी नहीं, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये समझना जरूरी कि किस प्रकार से कॉपरेशन जो है ये कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, तो वो मैं आपको समझा ही चुका हूं ऑलरेडी। फिर डिफरेंसेस ये भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। एक तो जो इन्फोर्स्ड कॉपरेशन होता है, यानी कि जानबूझकर किसी को कहा जा रहा है कि भाई संबंध बनाओ, संबंध बनाओ, संबंध बनाओ, उसको बनाने नहीं है पर फिर भी उसको जानबूझकर बोला जा रहा है। कई बार हिंसा की जाती है कि साथ में बैठो एक साथ, नहीं तो पीटे जाओगे बेटा, वो वाली चीज। तो ये भी होता है सोसाइटी में कई बार। शादी के केस में देख लो ना,
कि तुम लव मैरिज नहीं कर सकते, हमारा समाज अलाउ नहीं करता। सुना है ये वाली बात? ऑब्वियसली सुनी होगी। फिर एक हम लोग ऐसे मुद्दे के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार के मुद्दे के बारे में, राइट? प्रॉपर्टी का मुद्दा। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो नटाल प्रॉपर्टी जो हम लोग को है वो देखने को मिलती है, उसके प्रति क्या एटीट्यूड है लोगों का। अब देखो, अब कई बार हम लोग को है वो देखने को मिलता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है का अधिकार पहले महिलाओं के पास, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, राइट? जैसे कि पहले होता था कि बाप की प्रॉपर्टी जो है वो बेटे को मिलेगी, बेटी को नहीं। फिर बाद में कानून आए जिससे कि इनहेरिटेंस लॉ, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी जो है वो फिर बच्चियों को भी जो है वो मिलना शुरू हो गई। तो राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा है। बट एप्रीहेंशन ये है कि रेदर देन अफेक्शन बाय सेइंग दे वुड नॉट क्लेम फुल और एनी शेयर ऑफ नटाल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ दिस would sour relationship with their brothers or cause their brother's wife to hate them, and that as a result they would no longer be welcome in their natal homes. This attitude represent one of the dominant metaphors mediating women's refusal of property. तो मैं आपको बता रहा था कि पहले महिलाओं को प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिलती थी। तो एक सोसाइटी, एक समाज की एक थॉट था। समाज ये बोलता था कि अगर बच्चियों को प्रॉपर्टी दे देंगे तो बच्चियों का झगड़ा हो जाएगा उनके भाइयों के साथ। हो सकता है कि भाइयों के साथ झगड़ा ना हो तो भाइयों की बीवी के साथ झगड़ा हो और परिवार टूट जाए। तो परिवार को बचाना है तो बच्चियों को प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो मतलब ये बोलते थे ऐसा। अब ये एटीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक ही पर्टिकुलर चीज सोसाइटी के अंदर, कि आपने एक थॉट को जो है वो देखा, दूसरे को नहीं देखा। अब वुमेन ने डिमांड किया कि उनका शेयर जो है, अब ये कहा गया जो महिला डिमांड कर रही है अपने शेयर को वो ग्रीडी है, हक लेने वाली है। देखो, और मेल कर रहा है तो उसका तो हक ही है। सोचिए आप। फिर एक क्लोज कनेक्शन भी फीलिंग्स और इसमें अपेरेंटली ऑब्वर्स वन ऑफ डिजायर, यानी कि फीलिंग और डिजायर के बीच में भी एक कनेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक तो इमोशनल फीलिंग और एक इच्छा भी है, डिजायर भी है टू कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ नटाल फैमिली बाय एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स प्रॉस्पेरिटी और बीइंग अवेलेबल टू डील विद इट्स क्राइसिस। भाई एक एक लड़की अपना परिवार जो है वो छोड़ के जाती है तो उसका परिवार के साथ उसका कनेक्शन भी उस परिवार की प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो दिखना चाहिए ना, लॉन्ग टर्म तक। ये कहने को तो हो कि मैं इस परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो ये उनकी फीलिंग है और उनकी इच्छा है उससे जुड़ने की, दोनों ही है, एक कनेक्शन है। तो मतलब इसके अंदर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है मैं आपको मेनली बताता हूँ, स्टोरी में मत जाओ। मेन गेम ये है कि सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो समाज जो है वो क्या कहेगा, इसके कारण ही पूरा सोसाइटी भेड़ चाल में चलता है, एक ही चीज को फॉलो करता है, और यही एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। फिर एक कोऑपरेटिव बिहेवियर जो है वो देखा गया। जो सोसाइटी के अंदर डीप कॉन्फ्लिक्ट थे, इश्यूज थे, उसमें भी कॉपरेशन हुआ। अब जब भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ओपनली चैलेंज नहीं किए जाते तो इंप्रेशन रिमेन्स दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। जब आप ओपनली चैलेंज करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नहीं किया तो कॉपरेशन है। जैसे कई बार परिवार में होता है ना, परिवार देखो आप, परिवार के अंदर क्या होता है। अच्छा चलो समाज की बात कर लेते हैं, एक आप कॉलोनी की बात करते हैं, कवर्ड कैंपस सोसाइटी होती है ना जैसे, या आपकी कॉलोनी ले लो आप, आपकी पूरी मतलब जो वो है कॉलोनी है, रेसिडेंस जहां पर आप रह रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर आपकी घर की पार्किंग पर किसी ने गाड़ी आकर पार्क कर दी, आप अवॉइड करोगे, बोलोगे चलो छोड़ो यार। फिर आपने जो है वो क्या चीज नोटिस करी कि ये पार्किंग रोज कंटिन्यू हो रही है, तो कंटिन्यू हो रही तो आप एक बार बोलोगे, है ना, फिर आप वो हटा लेगा तो अच्छी बात है। अब दूसरा मैं आपको एक केस और बताता हूं। अब आपने देखा कि यार आपकी कॉलोनी में एक रास्ता है बाहर जाने का और शॉर्टकट, और एक लंबा रास्ता है लॉन्ग कट। आपने देखा यार कि आपके नेबर जो है या दो तीन घर छोड़ के रहने वाले लोग हैं जिनसे हालांकि आपकी शायद बात नहीं होती हो, बट वहां पर उन लोगों ने टेंट लगा के रखा और उस एरिया को ब्लॉक कर दिया है। तो क्या आप लड़ोगे? हालांकि आपको गुस्सा आएगा कि अरे यार ये शॉर्टकट है, साला इन लोग ने लगा के रख दिया, 15 दिन से टेंट लगा हुआ है क्योंकि उनके घर पे कुछ फैमिली फंक्शन चल रहा है। बट आप चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, सोचोगे यार चलो यार फैमिली फंक्शन है, जान दो।
तो दैट इज कि गुस्सा तो आया, बट आपने बोला नहीं, बोला कि चल जान दे यार, फैमिली फंक्शन है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कॉपरेशन। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि कॉपरेशन के कारण कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हाइड हो जाता है, तो वो यही है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो फंक्शनलिस्ट ने ये देखा कि अकोमोडेशन ये टर्म यूज करने लगे, ये एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी ही सिचुएशन जो अभी मैंने आपको बताई। अब एक ये सिचुएशन बोल रही है कि जहां पर वुमेन जो है वो प्रेफर नॉट टू क्लेम प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर नटाल होम्स। कई बार महिला जो है मना कर देती है कि मुझे अधिकार जो है वो नहीं चाहिए, तो मतलब उन्होंने कॉपरेट कर दिया। जैसे आपने बोला कि चल ठीक है, जान दो यार, मैं इनसे क्या लड़ूं, थोड़ी दिन की तो बात है। तो आपने क्या किया, आपने लड़ाई नहीं करी, तो आपने कॉपरेट किया। तो ये अकोमोडेशन, ये टर्म जो है वो यूज करना शुरू किया फंक्शनलिस्ट ने। तो ये एफर्ट है टू कॉम्प्रोमाइज, या फिर कॉन्फ्लिक्ट के साथ हम रह लेंगे यार, या कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। दिस इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट टाइटल आ रहा है कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी, इस चीज समझ में आ रही है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना, मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। शेयर जरूर करिए। सो आइडिया जो है कॉपरेशन का, इट रेस्ट ऑन सर्टेन अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। अब भाई हर एक इंसान कॉपरेट नहीं करता, उसका बिहेवियर डिफाइन करता है। ये आर्ग्यू किया गया कि विदाउट ह्यूमन कॉपरेशन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन लाइफ टू सर्वाइव, एंड ऑब्वियसली दैट इज ट्रू। अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे, गुस्से में ही रहेंगे ना, तो चार व्यक्ति नहीं आएंगे कंधा देने के लिए। वो बोलते हैं ना कि सबसे मेलजोल बना के चलो, परिवार में हर जगह, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्दर ये आर्ग्यू किया जाता है, अच्छा इसमें मेरी थ्योरी थोड़ी सी अलग है। मेरी थ्योरी ये है कि भाई अपने आप को एक बार पावरफुल बना लो और उस पावर को जो है वो मेंटेन रखो, क्योंकि व्हेन यू विल बिकम द पावरफुल पर्सन ना, तो ऑटोमेटिकली सब सब आ जाता है यार। क्योंकि सोसाइटी में अच्छा बनना एक दिखावा है और पावरफुल बनना एक मेहनत है। तो आप पावरफुल बनो मेहनत करके, और फिर उसके बाद देखे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिकली होगा। फर्दर ये आर्ग्यू किया जाता है कि इवन इन एनिमल वर्ल्ड, जानवरों की दुनिया में भी आप देखो कॉपरेशन नजर आता है। जैसे आप चाहे मधुमक्खियों को देखो, चींटियों को देखो, राइट, कंपेयर करो एनिमल वर्ल्ड को बहुत केयरफुली, तो आप देखोगे कि इनके बीच में भी एक सोशल स्ट्रक्चर है। ये मिलकर जो है वो काम करते हैं। मैंने भी कई बार देखा है, यहाँ पर डॉग्स जो है, जो बाहर स्ट्रे डॉग्स जो रहते हैं, मेरे घर के बाहर ही हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ compete भी करते हैं, कॉपरेट भी करते हैं। उनका एक गैंग बना नहीं रहता, हर एक कॉलोनी के अंदर कुछ कुत्तों का गैंग होता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जिनका गैंग है उनके बीच में कॉपरेशन है, और जिससे लड़ाई है दूसरी कॉलोनी वाले से, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है ह्यूमन नेचर इज नेसेसरली नास्टी एंड ब्रूटिश। कई बार होता है ना, लोग अखड़ू रहते हैं, खड़ूस रहते हैं। तो डर्कमैन ने आर्ग्यू किया against a vision of primitive humanity whose hunger and thirst always badly satisfied with their only passions. Yes, आपकी भूख आपके पैशन से ही सेटिस्फाई हो पाएगी। They overlook the essential elements of moral life, that is, moderating influence that society exercises over its member, which tempers and neutralizes the brutal action of struggle for existence and selection. Wherever there are societies, there is altruism because there is solidarity. So solidarity यानी कि unity. Thus, we find altruism from beginning of humanity and even in truly in temperate form. अल्ट्रुइज्म का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर विदाउट केयर ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट। कि हमें देखने को मिलता है कि जहां पर सोसाइटी के अंदर सेल्फलेस केयर होगी दूसरों के प्रति, कि ठीक है यार, कर लो यार, रख लो यार, मुझे खुशी मिल रही है तुम्हारा करके, तो आप देखोगे उस सोसाइटी के अंदर सॉलिडैरिटी यानी कि एक यूनिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर नजर आएगी। नेक्स्ट, जहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि गुस्सा गुस्सी होगी उस सोसाइटी के अंदर, वहां पर झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये भी कुछ चीजें होती हैं जो डिफाइन करती हैं डुर्कमेन की सॉलिडैरिटी जो है और मॉरल फोर्स जो है सोसाइटी का, ये फंडामेंटल है हमें ये समझने के लिए कि कॉपरेशन जो है वो किस तरीके से होता है सोसाइटी के अंदर। अब रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कौन व्यक्ति जो है वो क्या चीज करेगा, ये कॉपरेशन के लिए के साथ ही होता है। भाई देखोगे जैसे कि
अब जैसे घर की बात करें, एक घर होता है, उसमें हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ टास्क दिया जाता है, राइट? जैसे कि कई बार घर के अंदर मम्मी जो है खाना बना रही है ना? पापा जो है बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, इनकम लेकर आ रहे हैं, बच्चे जो है फेस्टिवल के समय पर साफ सफाई में ध्यान दे रहे हैं, तो वो एक कॉपरेशन। सोसाइटी के अंदर भी सेम एक कॉपरेशन। तो ये बेसिकली सोसाइटी की कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये डिवीजन जो है लेबर का, ये लॉ ऑफ नेचर भी है और ऑल्सो अ मॉरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो ये ह्यूमन किस प्रकार से बिहेव करेगा, उसका एक रूल भी है और ये कानून भी है नेचर का। तो डर्कमैन ने डिस्टिंग्विश कर दिया मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को, दैट कैरेक्टराइज्ड प्री इंडस्ट्रियल एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री सोसाइटीज रिस्पेक्टिवली। Both are form of cooperation in society. Mechanical solidarity is the form of cohesion that is based fundamentally on sameness. Most of the member of such society live very similar lives with little specialization or division of labor beyond that associated with age and sex. Members feel bonded together essentially by their shared beliefs and sentiment, their common कंसाइंस एंड कॉन्शियसनेस। ध्यान सुनना, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये चीज बोली कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में जो लोग हैं, अब देखो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी मतलब यूनिटी, मैकेनिकल मतलब एक प्रकार का मैनुअल लेबर या वर्क, दिमागी तौर पर, है ना? कि मतलब सब लोग एक साथ एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सब लोग जब एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही तरीके। अब जैसे हम बात कर रहे हैं एक फैक्ट्री के वर्कर्स की, फैक्ट्री के वर्कर्स एक ही रेसिडेंट एक ही जगह पर रह रहे हैं, उनका माइंडसेट भी एक जैसा होगा, उनका रूटीन भी एक जैसा होगा, तो उनके बीच में कॉपरेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। उनके बच्चों के बीच में भी कॉपरेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब लोग का एक सिंगल इनकम ग्रुप है, जिस सब लोग की इक्वल, मोर और लेस इक्वल रिक्वायरमेंट है, तो डिफरेंसेस भी उनके बीच में आपस में नहीं होंगे। अब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी is that form of social cohesion that is based on division of labor and resulting interdependence of member of society. As people become more specialized, they also become more dependent upon each other. A family engaged in subsistence farming may survive with little or no help from similar homesteaders, but specialized workers in a garment or a car manufacturing factory cannot survive without a host of other specialized worker supplying their basic needs. अब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है वो कैसी, इसको इस तरीके से समझो। मैकेनिकल समझ में आ गया, फैक्ट्री के वर्कर्स ले लो। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मतलब फैक्ट्री का ओनर एंड वर्कर, या फिर फैक्ट्री का मैनेजर एंड वर्कर। ओनर एंड वर्कर नहीं, ओनर तो फिर एक अलग लेवल पे चला जाएगा, मैनेजर एंड वर्कर। जो फैक्ट्री का मैनेजर होगा या उनका टीम लीडर होगा उन वर्कर्स का। अब टीम लीडर के पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, बट टीम लीडर बिना अपनी टीम के कुछ नहीं है। तो क्या है ये? एक रिलेशन। तो जब भी लोग और ज्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो वो डिपेंड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब फैक्ट्री का वर्कर है भाई, उसको जाकर काम करना है बस, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, अपना हथौड़ा उठाएगा और टक 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 काम करना शुरू, उसको किसी से मतलब नहीं। बट टीम लीडर जो है, मैनेजर जो है, उसको मतलब है कि लोग सही तरीके से काम करें उससे। तो वो टीम लीडर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपने वर्कर्स के ऊपर। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि जब लोग थोड़ा सा ज्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो वो उनकी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों पर बढ़ जाती है। कार्ल मार्क्स ने भी डिस्टिंग्विश किया ह्यूमन लाइफ को एनिमल लाइफ से, और डर्किन ने एम्फेसाइज किया अल्ट्रुइज्म और सॉलिडेरिटी को, कि ये एक डिस्टिंक्टिव चीज है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर, मतलब कि ह्यूमन और एनिमल्स में ये चीज अलग है। बट ऐसा नहीं है, ह्यूमन एनिमल्स के अंदर भी हेल्प करने वाली चीज, सेल्फलेस हेल्प। मैन कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनिमल्स बाय कॉन्शियसनेस। ऑब्वियस बात बोलते हैं, दिमाग है आदमी के पास, बट फिर भी उसका उपयोग वो गलत तरीके से करता है। रिलीजन और एनीथिंग एल्स जिसकी तरह हम देखते हैं जो एनिमल्स में नहीं होता।
ईगो प्रॉब्लम नहीं होती है एनिमल्स में। तो ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट। अब ये अबव कोट जो है मार्क्स का ये डिफिकल्ट लगेगा आपको जो उन्होंने बोला एनिमल्स के बारे में, बट हमें ये समझने में मदद करेगा कि किस प्रकार से ह्यूमन लाइफ के अंदर कॉपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है जो एनिमल लाइफ से अलग है। Humans not only adjust and accommodate to cooperate but also alter society in that process। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब जानवर थोड़ा ना आगे बन के जो है वो कुछ ज्यादा बड़ा बन जाएगा, बट ह्यूमन बन जाता है। ह्यूमन पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है, एनिमल थोड़ा कर सकता है। एनिमल थोड़ा ना फ्लाई कर सकता है, ह्यूमन जो है वो फ्लाई भी कर सकता है। कैसे फ्लाई कर सकता है? एरोप्लेन के थ्रू। ठीक है, काफी सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ओवर द टाइम हम लोग को देखने को मिले जिन्होंने ना ही सिर्फ ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया बट सम सेंस नेचर टू, ह्यूमन के नेचर को भी ट्रांसफॉर्म किया। ह्यूमंस इन कोऑपरेटिंग does not do not passively adjust and accommodate but also change the natural और social world to which they adjust। होता है ये, पावरफुल पर्सन जो होते हैं सोसाइटी के, वो अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमने सीखी हुई है अभी, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, यस। तो ये इमर्ज होकर आई आज की डेट में सोसाइटी में। हम लोग टाइप भी जो है वो मतलब इंग्लिश में टाइप करते हो, मतलब हिंदी में बोलते हो और टाइप इंग्लिश में होता है ना। जैसे कि जैसे कि मुझे बोलना है तो JAI ऐसी, जैसे KI की, ऐसे टाइप करके अपन बात करते हैं ना लोगों से। तो ये क्या है? इवोल्यूशन। ये सोसाइटी के अंदर होता है धीरे धीरे करके। ठीक है, सोशल पावर दैट इज द मल्टीप्लाइड प्रोडक्टिव फोर्स which arise through the cooperation of different individual as it is caused by division of labor appears to this individual since their cooperation is not voluntary but has come about naturally, not as their own united power but as an alien force existing outside them। अरे मतलब एलियन फोर्स मतलब जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमने सबने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी ना, तो ब्रिटिशर्स क्या थे? एलियन फोर्स थे जो हमारी सोसाइटी को चेंज करना चाह रहे थे, तो हमने उनसे लड़ाई लड़ी। मार्क ने यूज किया ये टर्म एलियनेशन रेफर करने के लिए कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स ओवर द कॉन्क्रीट कंटेंट ऑफ लेबर एंड ओवर द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर। अब जैसे होता नहीं है कि एक वर्कर है, काम कर रहा है, बट उसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एक्चुअली में उसका नहीं है, वो किसका है? जिसके लिए उसने काम किया है। तो कंट्रोल जो है उसका चला गया उसके प्रोडक्ट से। तो यही चीज है एलियनेशन। देखो लिखा है कि वर्कर्स लूज कंट्रोल ओवर हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, मतलब कैसे उसको काम करना है, उसका उसका कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। जैसा मालिक बोलेगा वैसे उसको काम करना पड़ेगा। दे लूज कंट्रोल ओवर द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। तो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड creativity of a weaver or potter or ironsmith with that of worker involved in a factory whose sole task may be to pull a lever or press a button throughout the day। Cooperation in such a situation would be enforced। अब कॉपरेशन ऐसी सिचुएशन में जरूरी है। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, एक व्यक्ति को अगर फॉर एग्जांपल आपने एक व्यक्ति को अपने घर को गार्ड करने के लिए रखा, बाहर वो चौकीदारी कर रहा है, कुछ समय बाद वो ये, अब आप उसको चौकीदारी का पैसा दे रहे हो, है ना? अब वो घर की चौकीदारी कर रहा है, दैट डजंट मीन कि घर उसका है। भाई उसको एक टास्क मिला है, तो ये तो कॉपरेशन है ना। कल को वो आके खड़ा थोड़ा हो सकता है कि नहीं मैं तो देखभाल कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा है भाई, नहीं बोल सकते। दैट इज अ कॉपरेशन, व्हाट यू आर डूइंग यू आर गेटिंग फॉर इट। ठीक है, कंपटीशन एज एन आइडिया इन प्रैक्टिस, नाम से जन्म में आ रहा है भाई। कभी कंपटीशन कब शुरू होता है? जब एक आइडिया आता है, फिर आप उस पर प्रैक्टिस करते हो, तभी तो कंपीट करते हो कि नहीं करते हो। तो जैसे कि हम लोग को कॉपरेशन के केस में देखने को मिला था, वैसे ही डिस्कशंस जो है वो कंसेप्ट ऑफ competition को often proceed with idea that competition is universal and natural, but going back to our discussion on how sociological explanation is different from the naturalistic one, it is important to understand competition as a social entity that emerges and becomes dominant in society at a particular historical point of time। In the contemporary period, it is a
predominant idea, and often we find it difficult to think that there can be any society where competition is not a guiding force. तो इनएविटेबल है कॉपरेशन भी और कंपटीशन भी, ये होके ही रहेंगे सोसाइटी के अंदर, ये चीज यहां पर एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है. An anecdote of a school teacher who recounted her experience and children in a remote area in Africa draws attention to the fact that competition itself has to be explained sociologically and not as a natural phenomena. नहीं यार, टीचर्स तो ऑब्वियसली बात है बोलेंगे कि भाई कंपटीशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बट कंपटीशन इज अ नेचुरल फिनोमेना. डार्विन थ्योरी पता है ना आप लोगों को, उससे भी आप रिलेट करो ना इसको. भाई सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट टू रिलेट एवरीथिंग. भाई फिटेस्ट सर्वाइवल कंपटीशन के थ्रू ही तो होगा, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, राइट. और ऑब्वियसली बात है सोसाइटी में आप रह रहे हो तो सोशियोलॉजिकल फिनोमेना भी बनता है. तो anecdote refers to the teacher's assumption that children will naturally rejoice at the idea of competitive race where the winner would get a chocolate as a prize. To her surprise, her suggestion not only did not evoke any enthusiasm but instead seemed to cause considerably anxiety and distress. यार ये बात तो सत्य है, कंपटीशन होगा तो किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी, और उस पूरी प्रोसेस में एक प्रकार की एंजाइटी रहती है. जस्ट लाइक अभी आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है, तो इसकी पूरी प्रोसेस में एक प्रकार की एंजाइटी होती है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट मैं आपकी इस एंजाइटी को भी दूर कर सकता हूं. आप सिर्फ फोकस करो अपने ऊपर और अपने आप को पॉजिटिव बोलो कि होके ही रहेगा चाहे कुछ हो. फिर इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि गेम से जो है वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हट जाता है कंपटीशन के कारण, कि यार मुझे नहीं खेलना यार गेम, जो कंपीट नहीं कर पा रहे. जहां पर विनर और लूजर होते हैं तो वहां पर लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते. तो ये कई बार फंड खत्म होकर जो है वो क्या बन जाता है, एक लड़ाई होने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, राइट. तो उसमें उभर कर आते हैं. तो वो सब चीजें हैं, इसमें और कुछ नहीं. आज की दुनिया में कंपटीशन जो है वो एक प्रैक्टिस के तौर पर बन गया, एक नॉर्म बन गया है. जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे जैसे कि एमाइल डर्कहेम, कार्ल मार्क्स, उन्होंने नोट किया कि इंडिविजुअलिज्म की ग्रोथ और कंपटीशन की ग्रोथ जो है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही है. दोनों ही डेवलपमेंट जो है वो इंट्रिंसिक है टू द वे मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी फंक्शन. जिस प्रकार से कैपिटलिस्ट सोसाइटी फंक्शन करती है उसी के अकॉर्डिंग ही है. ये स्ट्रेस जो है इज ऑन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो मेन फोकस रखा जाता है कि और पावर गेन करने में और प्रॉफिट करने में. अब देखो एक अजम्पशन है कैपिटलिज्म का, पूंजीवादी का. पहला, ट्रेड को बढ़ाना, लेबर्स को डिवाइड करना, स्पेशलाइज्ड फोर्स रखना और प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना. इससे जो है वो क्या होता है, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ होती है. लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हो भी रहा है आजकल. ये लोग अपने बारे में जो है वो ज्यादा सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए मेरे हिसाब से तो आज के युग में, आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग. और यस, अपने बारे में सोचो, अपनी चीजें फुलफिल करो, फिर दूसरे का भला करो. सिर्फ अपनी चीजें करना ही इज नॉट द गेम, इज नॉट द टास्क. अपनी चीजें करो बट दूसरे का भी भला करते चलो. रैशनल इंडिविजुअल्स इन द फ्री कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस ईच स्ट्राइविंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. हर एक व्यक्ति अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर फोकस कर रहा है. कंपटीशन की आइडियोलॉजी जो है डोमिनेंट आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म के अंदर. कैपिटलिज्म में यही तो होता है, कंपीट करना एक दूसरे के साथ, मैं और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं. ठीक है. कंपटीशन इंश्योर करता है कि मोस्ट एफिशिएंट फर्म जो है वो सर्वाइव करेगी, वही फिटेस्ट सर्वाइवल का, जो बेस्ट है वो मार्केट में रहेगी. कंपटीशन इंश्योर करता है कि स्टूडेंट जिनके हायर मार्क्स हैं या बेस्ट स्टूडेंट है उनको प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर उनको बेस्ट जॉब मिलेगी. जैसे कि सिविल सर्विसेज में ही भाई आप अगर मेरिट में आओगे तभी तो आपको हाई पोस्ट जो है वो मिलेगी. यस. तो बेस्ट रिफर्स टू दैट विच इंश्योर द ग्रेटेस्ट मटेरियल रिवॉर्ड. तो बेस्ट का मतलब कि आप भाई सबसे बेस्ट कर रहे हो. ठीक है. अब ह्यूमन जो है वो नेचुरली लाइक टू compete. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ह्यूमंस का नेचर ही है कि आपस में compete करना है, इसलिए तो ईगो आता है.
जब भी कोई आपसे जले, ईगो में रहे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ये बोलना मुस्कुराकर कि ये तो ह्यूमन नेचर है। लिबरल्स हैं कुछ, जेएस मिल जैसे, उनको ये लगा कि इफेक्ट जो है कंपटीशन का ये हार्मफुल है, बट इन्होंने ये पाया कि मॉडर्न कंपटीशन जो है वो डिस्क्राइब करता है एज अ फाइट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कि सभी की लड़ाई सभी से है, बट एट ऑल सेम टाइम इट इज द फाइट फॉर ऑल, और सेम टाइम में ये सभी के लिए लड़ाई है। इट इज इन सेंस दैट इकोनॉमिक कंपटीशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, कि कम कीमत पे जो है मैक्सिमम आउटपुट निकालें। फर्दर मोर, given the breadth and individualism of society, many kinds of interests which eventually hold up together throughout its members seem to come alive and stay alive only when the urgency and requirement of competitive struggle force them upon the individual. तो जीएस मिल साहब भी एक लिबरल है, उसके बावजूद, उदारवादी होने के बावजूद भी इनका कहना जो है वो ये है कि भाई कंपटीशन सही है। कब कंपटीशन होगा तभी तो आप अपने सोशल स्ट्रक्चर की दीवार तोड़ोगे। अंदर जब आग जलेगी कंपीट करने की, लड़ने की, तभी तो एक ऑफिसर बनोगे। दिस इज द पॉइंट। सो कंपटीशन एंड द होल लेजीज फेयर इकोनॉमी ऑफ 19th century कैपिटलिज्म may have been important in promoting economic growth. तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कैपिटलिज्म इंपॉर्टेंट है। और यस, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कैपिटलिज्म जो ये है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब पता है एक एक ना एक टाइम के बाद जो है वो दोबारा साइकिल में आते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस साइकिल है। American economy may be attributable to greater scope of competition in United States, but still we cannot produce any exact correlation between extent of competition or the intensity of competitive spirit and the rate of economic growth in different society. तो ऑब्वियसली बात है यार, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एकदम से कंपटीशन के साथ ही सिर्फ जज नहीं कर सकते हैं। काफी सारे ग्राउंड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जिसके जो कंपटीशन के पीछे हम लोग को नजर आते हैं, ग्रोथ के पीछे नजर आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो कंपीट करते हैं ऑन इक्वल बेसिस, दैट इज सभी इंडिविजुअल एक इक्वल पोजीशन पर है जो कंपीट करेंगे एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, अब स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है या इनइक्वालिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें इंडिविजुअल अलग अलग सोसाइटीज के हम लोग को नजर आते हैं जो कंपीट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इंडिया के अंदर डू नॉट गो टू स्कूल और ड्रॉप आउट सूनर रेदर देन लेटर, देन दे रिमेन आउट ऑफ द कंपटीशन एंटायरली। ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाओगे, बट ये आज की डेट में जरूरी नहीं है। आप स्कूल नहीं जा रहे हो, बट इफ यू हैव स्किल्स सो यू कैन कम टू द टॉप ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आप एरिस्टोक्रेसी क्लास में तक घुस सकते हो यार। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है, एक साइकिल से सूप बेचने वाला व्यक्ति आज की रेट में 50 लाख रुपए में अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है। सोचिए आप। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, अब नेक्स्ट टाइटल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, टर्म कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब दो लोग के बीच के इंटरेस्ट जो है वो उसमें क्लैशेस होंगे। हमने ऑलरेडी देखा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट का मानना यह है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। यस, अगर कम चीजें हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इवन पता है सरप्लस होगा तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, दोनों ही चीजें। ठीक है, रिसोर्सेज के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए उसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, बस स्केल और नेचर जो है वो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट का जो है होता है वो अलग अलग तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को सोसाइटी में देखने को मिलता है कि नया आया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हमेशा से था कॉन्फ्लिक्ट। सोशियोलॉजी जो है, लॉजिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, उनका ये कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, चेंज इन नेचर एंड अ फॉर्म एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट होता है यार। अभी हमने डिस्कस किया, लोअर स्टेज पे कॉपरेशन होता है, फिर कंपटीशन होता है, फिर हायर स्टेज पे कंपीट करते हैं लोग, लड़ते हैं एक दूसरे से। Social change and greater assertion of democratic rights by disadvantaged and discriminated groups make the conflict more visible. हम लोग को देखने को मिलता है ना कि जब जैसी सोशल सोसाइटी के अंदर चेंजेस आता है, लोग अपने अधिकार के लिए जब खड़े होते हैं, लड़ते हैं, तब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, बस यही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो आज की डेट में एरीनास बन चुकी हैं, मैदान बन चुकी है किसका लड़ने का, ओल्ड और न्यू के बीच में। ओल्ड ऑर्डर no longer able to meet the new forces,
nor the new wants and aspiration of the people, but neither it is moribund. In fact, it is very much alive. The conflict produced much unseemly argument, discord, confusion, and on occasion, even bloodshed. Under the circumstances, it is tempting for the sociologist to look to the good old peaceful days in sheer nostalgia, but a moment's reflection should convince him that the old order was not conflict free and that it perpetrated inhuman cruelties on vast section of the population. A theoretical approach that regards conflict as abnormal or that invests equilibrium with a special value in the name of science can be a handicap in studying developing societies. तो है ये तो हम लोग को ऑर्डर देखो आप देखो डेवलपिंग सोसाइटी में ओल्ड ऑर्डर न्यू ऑर्डर को लेकर जो है वो हमेशा से लड़ाई जो है वो चलती रहती है. ओल्ड ऑर्डर न्यू ऑर्डर समझते हो नहीं समझते हो आगे चल के समझोगे डोंट वरी. बट मैं आपको एक इन जनरल जो है वो समझा दूं तो पुरानी प्रथा और नई प्रथा आप कह सकते हो कि जैसे एक रेडिकल अप्रोच होती है और एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि कंजर्वेटिव अप्रोच, राइट. एक पुराने विचार नए विचार तो उसके बीच में हमेशा से क्लैशेस रहते ही रहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब क्लैश होता है. ओनली व्हेन इट ओपनली एक्सप्रेस. तो ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके. कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को बोलेंगे जब ओपनली एक्सप्रेस किया गया. अगर कोई मूवमेंट हुआ जैसे कि किसानों का मूवमेंट हुआ वो एक्सप्रेस किया गया. अब मूवमेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है. बट वो फिर वो कॉपरेशन की स्थिति जो है वो आ जाती है. इसको अपन कॉपरेशन बोल सकते हैं. कि अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो है हम बात करें जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्लोज रिलेशनशिप हम लोग को कंपटीशन कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में देखने को मिलता ही है. तो पहले स्टेंस में अगर फैमिली की बात करें और सेकंड स्टेंस में लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो फैमिली और जो घर परिवार जो हम लोग को देखने को मिलता है तो इसको जो है वो हम लोग एक हार्मोनियस यूनिट जो है वो बोलते हैं कि भाई सब लोग मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं, जहां पर कॉपरेशन जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्ले करता है कि बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई तो पापा बैठकर लड़ाई रिजॉल्व करता है. अल्ट्रुइज्म यानी कि सेल्फलेस केयर जो होता है वो ड्राइविंग प्रिंसिपल होता है कि भाई हमें देखने को मिलता है कि यार माँ जो है वो सबकी देखभाल कर रही है बिना अपनी सोचे. तो लास्ट 3 डिकेड्स में ये चीज देखा गया है. देयर हैव सीन अ ग्रेट डील ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ दिस अजम्पशन बाय फेमिनिस्ट एनालिसिस. स्कॉलर सच एज अमर्त्य सेन ने नोट किया कि पॉसिबिलिटी जो है वो इनफोर्स कॉपरेशन की, कि जानबूझकर कॉपरेशन जो है वो लाया जा रहा है, दिखावा. नॉट ओनली यानी कि मन में क्या है और बाहर क्या है वो दोनों डिफरेंट थिंग है. Not only do the different parties have much to gain from competition, their individual activities have to take the form of being overtly cooperative even when substantial conflict exists. तो देखो वो होते ना कि परिवार के अंदर जैसे फूफा जी जो है मुंह फुला के बैठे हुए हैं, राइट, शादी में बट वो बोल नहीं रहे किसी से, दिख रहा है पर वो बोल नहीं रहे. तो दिस इज द थिंग आज की डेट में कि इनफोर्स है वो जानबूझ के लागू किया जा रहा है सिर्फ एक बंधन मान के, बट मुंह फुला के सामने वाला व्यक्ति तो बैठा ही हुआ है. क्या करें. Although serious conflict of interest may be evolved in the choice of social technology, the nature of the family organization requires that these conflicts would be molded in a general format of cooperation, with conflicts treated as aberrations or deviant behavior. तो कई बार ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है बट फिर भी अब समारोह हुआ कोई फंक्शन हुआ तो भले ही आपस में गुस्सा लड़ाई हो रही है अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है बट फिर भी आके खड़े हो जाते हैं और फोटो खींचते समय मुस्कुरा देते हैं ये देखने के लिए कि हम साथ साथ हैं. तो ये फैमिली के अंदर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. ये अमर्त्य सेन जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो नॉट ओवरटली एक्सप्रेस्ड, इट हैज बीन फाउंड दैट subaltern or subordinate section, whether women in household or peasant in agrarian society, develop different strategies to cope with conflict and ensure cooperation. तो काफी सारे लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि यार कॉन्फ्लिक्ट ना करें यार, कॉपरेट करके रखें, मतलब आपस में बना के चलें. काफी सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज में ये पाया गया कि कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट और ओवर्ट कॉपरेशन जो है वो कॉमन है. एक्सट्रैक्ट बिलो ड्रॉस फ्रॉम मेनी स्टडीज ऑन वुमेन्स बिहेवियर एंड इंटरैक्शन विद इन हाउस होल्ड. देखते हैं अपन. तो मटीरियल प्रेशर्स एंड इंसेंटिव टू कॉपरेट एक्सटेंड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इज लिटिल एविडेंस ऑफ ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिस्ट्रीब्यूशनल प्रोसेसेस. अंदर से गुस्सा आ रहा है बट पता है
कि गुस्सा कर दिया तो हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी, तो शांति बनाए रखो, ये है इसका मतलब। इंस्टेड देयर इज अ हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकिंग नीड्स एंड प्रायोरिटीज, a hierarchy to which both men and women appear to subscribe. Thus, women appear to acquiesce to and indeed actively perpetuate discriminatory practices in intra-household distribution in order to assure their own longer-term security. तो होता है ना कि आज सहन कर लो बेटा, आने वाले समय में तो घर की चाबी तो हमारे हाथ में ही रहेगी। तो सहन करना मतलब लॉन्ग टर्म पे देखना अपने प्रॉफिट को। तो ये सोसाइटी आज की डेट में है। मतलब सोसाइटी में आप क्या समझ रहे हो? सोसाइटी में ये समझ रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है बट दिखाया जाता है उसको कॉपरेशन की तरह, टू गेन फ्यूचर प्रॉफिट, आने वाले समय के प्रॉफिट को गेन करने के लिए। क्या झगड़ा चल रहा है परिवार के अंदर, चुप रहते हैं बॉस, अपने आप को बकरी बना के रखते हैं जिससे कि हमें सपोर्ट मिले। भले अंदर से कितना भी गुस्सा आ रहा है बोल नहीं रहे, क्यों? बिकॉज देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। तो क्या ये परिवार हुआ या क्या ये प्यार हुआ? नो। क्या ये सेल्फलेस केयर है? नो। क्या है फिर? ये सेल्फिशनेस है कि आप अपने लिए सोच रहे हो बस। ये है इंडिविजुअलिज्म, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा वही आपको कनेक्ट करना है। डिनाइड एक्सेस टू एक्स्ट्रा हाउस होल्ड रिलेशनशिप एंड रिसोर्सेज, इट इज इन देयर material interest to subscribe to general son preference which characterizes this culture, and they invest in great deal of selfless devotion in order to win their sons as allies and insurance against an uncertain future. Maternal altruism in the northern India plain is likely to be biased towards sons and can seen as women's response to patriarchal risk. तो अब महिला है, वुमेन जो है भाई, she is not entirely powerless, of course, but their subversion of male decision making power trends to be covert. उनके पास भी पावर है बट फिर भी ये चाहती हैं अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, पेट्रियार्कियल रिस्क से बचने के लिए हाँ में हाँ मिलाती हैं डिसीजन मेकिंग के समय पर। ट्रस्टेड एलाइज का उपयोग करना, अपने रिलेटिव्स का, अपने नेबर्स का उपयोग करना, एक स्मॉल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए ऑन देयर बिहाफ। सीक्रेट लेंडिंग होती है, बोरिंग होती है पैसों की, आपस में दोस्त एक दूसरे को पैसा दे देते हैं, चल ठीक है। तो ये चीज क्यों होती है? ये पर्दा सिस्टम, मदरहुड, ये कुछ स्ट्रेटजीज होती है जो वुमेन जो है मेल की पावर अपने पास जो है वो रखने के लिए बनाई रखती है कि मेल जो है वो हमसे खुश रहे। जैसे ससुर जी जो है वो छोटी बहू से या जो भी मतलब जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करती हैं उनसे खुश रहे, तो लोग अपनी एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो सोसाइटी के अंदर दूसरे लोगों को खुश रखते हैं, भले ही अंदर उनके अप्रोच जो है वो क्या चल रही हो। तो दैट इज द साइकोलॉजी एंड सोशलिस्टिक अप्रोच जो अभी आप पढ़ रहे हो। हालांकि इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर, जो मेन चीज समझनी थी वो आप समझ चुके हो, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इन कीपिंग विद, इतनी बार बता दिया, अब लिख ही देना अब इसका आंसर। तो तीन चीजें आपको स्टार्टिंग समझा रहा हूं, मैंने कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट बोला, सिर्फ एक ही चीज आपके लिए छोड़ी है, फटाक से लिखकर बताओ वो क्या है। सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चनिंग टेकन फॉर ग्रांटेड कॉमन सेंस assumption, this chapter has critically examined the process of cooperation, competition and conflict. तो हमने ये चीज देख ली, सोशियोलॉजिकल अप्रोच डज नॉट सी दिस प्रोसेसेस एज नेचुरल। तो ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच बोलती है कि नेचुरल नहीं है, इसको जो है वो दूसरे सोशल डेवलपमेंट के साथ रिलेट किया जाता है। ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जैसे आप पैसे वाले बनते जाओगे आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपकी भावनाएं चेंज होगी, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थॉट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन इंडिया, इसके बारे में देखते हैं भाई। हाँ, हरबख्श एक राजपूत जो थे उन्होंने 100 रुपए बोरो किए एक पटेल से 1956 में, अपनी जमीन को जो है वो उन्होंने इनफॉर्मली मॉर्गेज किया, 2 एकड़ की जमीन। सेम ईयर में उसकी डेथ हो जाती है राजपूत की जिसने पैसे उधार लिए थे।
और उसके सक्सेसर ने क्लेम कर लिया 1958 में जमीन इस पटेल से, और उसने 200 रुपए जो है वो नाथू को ऑफर किए, बट उसने जो है वो रिफ्यूज कर दिया जमीन देने से। 100 रुपए की जगह नाथू को 200 रुपए देने की बात हुई, बट उसने मना कर दिया। फिर जो उसका सक्सेसर था गणपत, उसने लीगल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं करी, और क्योंकि पूरा रिकॉर्ड जो था वो कोडेड नहीं था, कोडिफाइड नहीं था, इनफॉर्मल था ये। और इस सर्कमस्टेंसेस ने के अंदर गणपत जो है उसने लड़ाई करी और फोर्सफुली जो है वो जमीन को अपने कंट्रोल में जो है वो कर लिया। गणपत जो है ये पुलिस कांस्टेबल था, तो उसका इन्फ्लुएंस था। तो जब पटेल जो है वो गया पुलिस थाने हेडक्वार्टर में, और फिर उसको पटेल को उठा के पुलिस थाने जो है वो लेकर गए, और उसने जो है वो एग्री किया कि वो जमीन जो है वो वापस कर देगा गणपत को। फिर बाद में एक मीटिंग जो है बैठाई गई गांव वालों की, और मनी जो है वो पटेल को दिया गया और गणपत को जमीन जो है वो मिल गई। तो सोचिए, इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, कैसे लोग जो है वो अपना वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या था, ये एनालिसिस है भूदान ग्रामदान मूवमेंट की इंडिया के अंदर। भूदान ग्रामदान मूवमेंट, आई डोंट नो ये पता नहीं क्यों इन्होंने स्टोरी जो है वो रखी हुई है। बाकी खत्म गाइस, इतना ही था ये टॉपिक। अल्ट्रुइज्म के बारे में हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सेल्फिशनेस, सेल्फलेस केयर होता है ये, या सेल्फ इंटरेस्ट विदाउट एनी सेल्फिशनेस, और सेल्फ इंटरेस्ट सही है, मतलब सेल्फलेस केयर, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एलियनेशन, मार्क्स ने एलियनेशन का मतलब जो है वो क्या रखा, कि वर्कर अपने लिए काम कर रहा है। अब अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग एलियनेशन का मतलब क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग एलियनेशन का मतलब यह है कि वर्कर ने मेहनत करी, बट उसका फल उसको एक्चुअली ना मिलकर किसको मिला? जैसे वर्कर ने एक प्रोडक्ट बनाया, बट वो प्रोडक्ट जो है वो उसको नहीं मिला, वो उस फैक्ट्री के मालिक की ओनरशिप में गया। यस, तो दैट इज कॉल्ड एलियनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। फिर एनोमी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एक सोशल कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, जहां पर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, राइट? गाइडिंग कंडक्ट ब्रेकडाउन, लीविंग इंडिविजुअल्स विदाउट सोशल स्ट्रेन्स और गाइडेंस, अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलनेसनेस, कि एक व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं है, ब्रेकडाउन हो गया है, टूट गया है। कैपिटलिज्म तो आपको ऑलरेडी पता है, पूंजीवादी डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। डोमिनेंट आइडियोलॉजी जैसे कि पैट्रियार्कियल, इंडिविजुअल एक व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। लेजी फेयर लिबरलाइजेशन, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अप्रोच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अप्रोच एक जनरल प्रिंसिपल के ऊपर ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं रखेगी। कंट्रोल कौन रखेगा? मार्केट, प्रॉपर्टी ओनर्स। तो इसको लेजीज फेयर ये बोला जाता है। लिबरलिज्म, कि नॉन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट एंड फ्रीडम फॉर मार्केट्स, कि जैसा मार्केट चाहे वैसा चलेगा। कैपिटलिज्म की अप्रोच है ये। मैकेनिकल सॉलिडारिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, डरकिम के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल कल्चर जो होता है वो लो डिवीजन ऑफ लेबर का होता है, जिसके अंदर मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है। जो वर्कर्स वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कि वर्कर्स जो होते हैं वो आपस में उनकी नीड्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है? मॉडर्निटी टर्म जो है, क्या बोल रहा है ये? मॉडर्निटी है क्या है ये टर्म? छुप गया ये, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा करें, आ रहा है क्या? मॉडर्निटी है शायद ये, हाँ ये आ तो गया था ये, हाँ मॉडर्निटी। ये टर्म जो है इट इज डिजाइन टू encapsulate the distinctiveness, complexity and dynamism of social processes unleashed during 18th and 19th century। अच्छा, ये मॉडर्नाइजिंग, मॉडर्निटी मतलब कि जो सोसाइटी के अंदर मॉडर्नाइजेशन जो है वो आया, चेंजेस जो आए। फिर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो ये जैसे मैकेनिकल होता है वैसे ऑर्गेनिक होता है, जिसके स्पेशलाइज्ड स्किल होती है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ये भी हमने कवर कर लिया था। सोशल कॉन्स्टेंट, कुछ ऐसी सोसाइटी की ऐसी पावर्स होती है जो रोकती हैं, इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट को ही सिर्फ फॉलो करना है। फिर स्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी देख लिया कि सोसाइटीज के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इज कॉपरेशन ऑलवेज वॉलंटरी और इज इट इन्फोर्स्ड? इफ इन्फोर्स्ड, इज इट सैंक्शंस और इज द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्म्स दैट इंश्योर कॉपरेशन? डिस्कस विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आपको 120 वर्ड्स में जो है वो लिखना है,
और 120 वर्ड्स में जो है वो लिख कर अपने पास जो है वो रखो, और लिख कर रखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर लिख लिया है। फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जो है वो इसका एक वो दे दूंगा, इसकी एक समरी दे दूंगा कि इसका आंसर जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, और भी काफी सारी क्लासेस अब आती जाएंगी। आप टेलीग्राम के ग्रुप को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर मैं पूरी अपडेट्स आपको देता रहूंगा कि पूरे दिन में आपको जो है वो क्या क्या चीजें कवर अप करनी है। और करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के बारे में जिसको जानकारी नहीं है मुझसे पूछ लेना, तो वहां पे आप करंट अफेयर्स के लेक्चर जो है वो करते रहो। चलो, बाकी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स उनको ऑलरेडी पता है कि करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के बारे में, जिनको नहीं पता है तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। और लाइक का बटन जरूर हिट करिए और भी लोगों को जोड़िएगा इस